गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था फोटोन के बारे में, ठीक है। फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को अपन डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो ये क्या क्या दो तीन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ ली थी पहले। फोटोन का संवेग, फोटोन का विराम द्रव्यमान, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन प्रकाश विकिरण, फोटोन की तीव्रता, इन चीजों के बारे में अपने कल पढ़ा था, ठीक है। अब जो आज अपन देखेंगे कि जब भी कोई फोटोन की सतह पर आपतित होता है तो सतह पर बल और दाब आरोपित करता है, ठीक है। जब भी फोटोन सतह पे गिरते हैं तो सतह पर बल और दाब आरोपित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपन किसी गेंद को जब फर्श पर फेंकते हैं या किसी दीवार पर फेंकते हैं तो जब टकरा कर लौटती है गेंद, या फिर गेंद दीवार से या फर्श से टकरा कर लौटती है तो उस दीवार और फर्श पे एक बल आरोपित करती है, दाब आरोपित करती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ बच्चों फोटोन के कारण भी सतह पर दाब आरोपित होता है, जिसे हम विकिरण दाब कहते हैं। कितना उसका मान होता है वो डिपेंड करता है कि सतह पूर्णतः परावर्तक के रूप में है या अवशोषक पृष्ठ के रूप में, मतलब किस प्रकार से पृष्ठ की नेचर है उस पर डिपेंड करता है उसका मान। देखिए, तो यहाँ पर हम देखें उसके अलावा एक चीज और कि जब भी फोटोन किसी कण से टकराता है, किसी कण या किसी फिजिकल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, किसी भी फिजिकल कण से टकराता है तो उस दौरान टक्कर के दौरान कुल संवेग व कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो ये चीज तो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। तो यहाँ से ये चीजें क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, देखो स्टार पॉइंट के रूप में जब कोई फोटोन, ठीक है, जब फोटोन किसी कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उसका है, प्रोटॉन, अल्फा कण भी उसका है, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन किसी कण से टक्कर करता है तो निकाय की कुल ऊर्जा व कुल संवेग अपरिवर्तित रहते हैं या कहते हैं नियत रहते हैं, ठीक है। कुल ऊर्जा व कुल संवेग नियत रहते हैं, यही कहते हैं संरक्षित रहते हैं, ठीक है, नियत रहते हैं, ठीक है। ये चीज अपन देखी। अब यहाँ पे देखिए ये तो बताया मैंने कि किसी कण से टकरा रहा है तो कुल ऊर्जा और कुल संवेग नियत रहेगा, ये तो लाइन में डायरेक्ट याद रखनी कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद फिर आज का मैंने कि सतह पर जब दाब आरोपित होता है, बल आरोपित होता है फोटोन के कारण उसका मान कितना होता है वो देखें। तो हम देखें नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप में देख रहे हैं सतह पर आरोपित बल, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। इसका मान कितना होता है वो देखेंगे अपन, सतह पर आरोपित बल का मान F। तो चलो क्या है, जब फोटोन सतह पर आपतित होता है, जब फोटोन सतह पर आपतित होता है, तो बल व दाब आरोपित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं विकिरण दाब। बल व दाब आरोपित करता है, जिसे विकिरण दाब कहते हैं, ठीक है। इस दाब को क्या होता है विकिरण दाब कहते हैं, मतलब रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। अब इसका मान कितना होता है, इस बल का मान, F का मान, तो अपन देखने जा रहे हैं। F का मान पता चल गया तो दाब तो आराम से निकाल लेंगे, बल बटा क्षेत्रफल करके। बल बटा क्षेत्रफल से दाब भी निकल जाएगा। तो दाब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बल का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले अपन देखें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ के लिए
पहले अपन निकाले बच्चों पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पे निकाल रहे हैं एफ का मान। कैसे निकाल सकते हो? देखो इस प्रकार से, देखिए ये कोई पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ये बच्चों एक पृष्ठ है जो पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। और बच्चों इस पे फोटोन आपते हो रहे हैं इस तरह से, ये लंबवत आपतन हुआ है, यहां से टकरा कर ये फोटोन वापस लौट गए इधर, इस तरह से पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फोटोन टकरा कर लौट रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों फोटोन इस पे आपतित हुए, ठीक है, और टकरा कर ये विपरीत दिशा में लौट गए इस तरह से। तो जो फोटोन का जो संवेग होता है, फोटोन का संवेग वैसे अपन जानते हैं h अपॉन लैम्डा होता है, फोटोन का संवेग h अपॉन लैम्डा। अब अगर इसमें ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो hc अपॉन लैम्डा को अपन कैपिटल E से रिप्लेस कर दें तो बन जाता है सूत्र E अपॉन C। तो संवेग जो होता है बच्चों यहाँ पे E अपॉन C होता है, फोटोन संवेग, संवेग E अपॉन C, ठीक है। फोटोन का संवेग क्या होता है? h अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने c से गुणा कर दिया, तो फिर hc अपॉन लैम्डा को e रख दिया, तो संवेग E अपॉन c। अब लौट गया तो संवेग क्या हो जाएगा? माइनस E अपॉन c, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, संवेग सदिश राशि है, विपरीत दिशा में मान क्या हो जाएगा? माइनस के चिन्ह के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम निकालें बल का मान, तो बल कैसे निकालते हैं? F बराबर निकालते हैं संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय, इसके द्वारा निकालते हैं। कहां से आया सूत्र ये संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय? याद करो 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन न्यूटन की गति के नियम, जिसमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये होता है F बराबर dp अपॉन dt, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ठीक है। अर्थात बल का मान क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय, ठीक है, मतलब संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो जो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है यहाँ पे, देखिए पहले E अपॉन सी था, अब माइनस E अपॉन सी हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ E अपॉन सी। वैसे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम मान ये है, माइनस प्रारंभिक मान करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस 2E अपॉन सी हो जाएगा। खैर चलो परिमाण लिख लें, तो परिमाण क्या जाएगा? ट्वाइस ऑफ E अपॉन सी, क्योंकि हम बल का परिमाण निकाल रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ E अपॉन सी, तो ट्वाइस ऑफ E अपॉन सी, ठीक है। और लगा समय t, लगा समय के ऊपर ने t लिख दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए E क्या, यहाँ पे ऊर्जा जो इस पे आपतित हो रही है, ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा समय को हम क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकते हैं। ऊर्जा बटा समय को हम शक्ति बोल सकते हैं। तो E बटा T को P से रिप्लेस कर दें तो कितना हो गया? 2P अपॉन C। P यहाँ पे क्या बच्चों? शक्ति, जो प्रकाश फोटोन यहाँ पे आपतित हो रहे हैं इनकी शक्ति P है, तो यहाँ पे कैपिटल E बटा टाइम को हमने शक्ति P से रिप्लेस कर दिया। F बराबर क्या आ गया? 2P अपॉन C। ये तो किसके लिए बच्चों? पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बच्चों अवशोषक पृष्ठ होता तो क्या करेंगे? पूर्ण अवशोषक पृष्ठ पर, अगर बच्चों पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे सतह, इस पे जो फोटोन आपतित होगा इस प्रकार से, ये सतह पूर्ण अवशोषक पृष्ठ है, इस पे फोटोन लंबवत आपतित हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अंदर आके रुक जाएगा फोटोन, क्योंकि पूर्ण अवशोषक पृष्ठ है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? 0। ये इसका संवेग E अपॉन सी है, टकरा कर संवेग कितना हो गया? 0 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना आया? 0 में से E अपॉन सी घटाओ तो माइनस E अपॉन सी, अर्थात परिमाण कितना आया? E अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं F बराबर वही संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय करके, संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो संवेग में परिवर्तन कितना बच्चों यहाँ पे? E अपॉन सी के बराबर है, E अपॉन सी, और टाइम यहाँ पे t लगी रहा है, और फिर बच्चों E अपॉन टी को शक्ति P से रिप्लेस कर दें तो P अपॉन सी आ जाएगा मान। तो पूर्ण अवशोषक पृष्ठ पे बल का मान होता है P अपॉन सी। P यहाँ पे क्या बच्चों? शक्ति, जिस शक्ति का फोटोन, जिस शक्ति के विकिरण यहाँ पे आपते रहे वो P है। और यहाँ पे देखिए ये तो हमने कहा कि पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है, ये पूर्ण अवशोषक पृष्ठ है। अब बच्चों मान लीजिए पृष्ठ ऐसा है जो थोड़ा परावर्तन भी दर्शाता है, थोड़ा अवशोषण भी दर्शाता है, तो उसके लिए फिर बल का मान कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे अवशोषण गुणांक और परावर्तन गुणांक का मान दिया जाएगा, तो ये अपन निकाल पाएंगे। देखिए क्या मतलब इसका, जैसे थर्ड पॉइंट अपन देखें, थर्ड पॉइंट
यदि यदि पृष्ठ का परावर्तन गुणांक स्मॉल r व अवशोषण गुणांक स्मॉल a हो तो मतलब पृष्ठ पूर्ण ना तो पूर्णतः परावर्तक है ना पूर्णतः अवशोषक है। यदि पृष्ठ का परावर्तन गुणांक r व अवशोषण गुणांक a हो तो f बराबर, तो यहाँ पे फिर अब f बराबर कितना लगता है, देखिए f बराबर r इंटू 2p/c। तो जो परावर्तन गुणांक बता रहा है कि इस सूत्र का कितने गुना मान आरोपित होगा, r गुना, r इंटू 2p/c प्लस इस सूत्र का कितने गुना मान आरोपित होगा, a, मतलब a इंटू p/c। ठीक है, r इंटू 2p/c प्लस a इंटू p/c। तो यहाँ पे r एंड a के जो मान होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं। जैसे कि मान लो r का मान दिया है आपको 0.4, तो a का मान है 0.6, इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों, 1 के बराबर। ठीक है, जैसे मान लो इसमें जो फोटोन गिर रहे हैं वो केवल परावर्तन और उनका अवशोषण होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर a का मान, आप r का मान दिया 0.4 तो a का मान 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान 0.4 दर्शा रहा है कि जो इस पे विकिरण आ रहे हैं उनका 40% तो क्या हो रहा है, परावर्तन, 40% फोटोन परावर्तित हो रहे हैं, और a का मान जो 0.6 है इसका मतलब 60% उसमें क्या हो रहे हैं, अवशोषित। तो इसलिए जो बल्ब लग रहा है 40% लग रहा है ये वाला बल्ब प्लस 60% लग रहा है ये वाला बल्ब। ठीक है, समझ गई। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं f का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब जो यहाँ पे इसमें अब तो अगर मान लो थीटा कोण पर आपतन हुआ है, अभी तो अपन ले रहे हैं लंबवत पर, इसकी बात कर रहा हूँ पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर हमने कहा लंबवत आपतन हो रहा है, यहाँ भी लंबवत आपतन है। अब अगर पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पे थीटा कोण पर आपतन हो तो क्या होगा, तो देखिए फोर्थ पॉइंट अपन देखें, फोर्थ पॉइंट पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर थीटा कोण पर आपतन। तो जो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पे उस पर थीटा कोण पर आपतन हो रहा है तो उस कंडीशन में कितना बल आरोपित होगा। देखिए क्या मतलब इसका, देखो डायग्राम समझाऊं आपको मैं। जैसे मान लो इस प्रकार से ये पृष्ठ है तो पूर्ण परावर्तक, लेकिन जो फोटोन इस पे आपतित हो रहा है, फोटोन किसी एंगल पे आपतित हो रहा है, इस तरह से यहां से इस प्रकार से आपतित होकर टकरा कर जा रहे हैं फोटोन थीटा एंगल पर, मतलब ये अभिलंब है, अभिलंब से आपतन कोण भी थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या आएगा, थीटा। तो थीटा कोण पे आप फोटोन इस पे आपतित हो रहा है, थीटा कोण पर ये थीटा कोण पे फोटोन आपतित हुआ है और टकरा कर यहां से थीटा कोण पे फोटोन चला गया। ठीक है, थीटा कोण पे फोटोन चला गया। अब यहाँ पे इसमें फोटोन की जो संवेग है, संवेग को अपन जानते हैं कितना होता है, E/c। यहाँ भी क्या संवेग का मान वही E/c होगा, E/c। अब यहाँ पे इसमें घटक करें अगर अपन संवेग के अगर घटक करें तो आप देख सकते हो बच्चों इसमें यहाँ पे इस तरह से ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इसका इधर की ओर घटक कितना आएगा, E/c cos थीटा, E/c cos थीटा, और इधर घटक कितना आएगा, sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पे देखें इसमें ये एंगल थीटा है तो इधर से ये वाला एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल बनेगा थीटा, तो इसका इधर की ओर जो घटक आएगा मतलब पृष्ठ के लंबवत घटक कितना आएगा, E/c cos थीटा। तो यहां से आप देखिए, और इधर आएगा sin थीटा। sin थीटा वाला घटक किसी काम का नहीं है क्योंकि सतह के समांतर है, इसलिए इसको मैंने लिखा ही नहीं। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इस सतह पर लंबवत कौन सा आ रहा है मान, E/c cos थीटा, और लंबवत परावर्तित भी कौन सा हुआ है, E/c cos थीटा। जैसे यहाँ पे E/c आपतित था और ये E/c परावर्तित था। तो यहाँ पे इस केस में सूत्र यही लगेगा, बस करना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे E/c था, यहाँ पे क्या रहा है, E/c cos था, मतलब करना कुछ भी नहीं है, हमें E/c की जगह E/c cos थीटा का उपयोग करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बल का मान इस जगह जो बल आएगा ये इसको लगाएंगे ट्वाइस ऑफ F बराबर देखिए क्या लगा रहा हूं मैं, F बराबर ट्वाइस ऑफ
E अपॉन सी कॉस थीटा अपॉन टी, ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, उसको रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे E अपॉन टी को समवेग रख दें, मतलब दाव रख दें अपन, इसका मान इसके प्रेशर शक्ति और आपने P का मान शक्ति के रूप में रख दें, तो E अपॉन टी शक्ति होता है, तो जाएगा 2P अपॉन सी कॉस थीटा, ये आ गया मान, ठीक है। तो इस प्रकार का थीटा एंगल पर आपतन हो रहा है, तो थीटा एंगल पर आपतन है तो F का मान ट्वाइस ऑफ P अपॉन सी कॉस थीटा, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे अपन देखें, क्वेश्चन देखें इस पे, देखिए ये 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इस पे, ये अपन देखते हैं क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपन समझे इसका सॉल्यूशन। 10 वाट शक्ति का प्रकाश एक पूर्ण आवश्यक पृष्ठ प्राप्त होता है, तो पृष्ठ पर F का मान निकालना है, कितना बल लगेगा। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, पृष्ठ पर कितना बल लगेगा निकालना है, तो जो बल के लिए, ठीक है, बल के लिए फॉर्मूला क्या था यह, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, पूर्ण अवशोषक पृष्ठ बोला है, तो अवशोषक पृष्ठ के लिए क्या होता है, ये रहा पूर्ण अवशोषक पृष्ठ के लिए F बराबर क्या होता है, P अपॉन सी, तो F बराबर लगाएंगे P अपॉन सी, तो F बराबर P अपॉन सी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो P का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, शक्ति का मान 10 वाट दे रखा है, तो 10 वाट है, तो 10 और C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 होता है, डिवाइड कर दें तो 3.3 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन, क्या जाएगा बल का मान 3.3 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन, इतना बल लगेगा इस पे, ठीक है। ये निकाल लिया अपन ने, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखें सेकंड क्वेश्चन, एक सतह का परावर्तन गुणांक 0.7 व अवशोषण गुणांक 0.3 हो, तो इस पे P शक्ति का, इस पर P शक्ति का प्रकाश आपतित होने पर, ठीक है, तो इस पर P शक्ति का प्रकाश आपतित होने पर आरोपित बल का मान बताना है क्या होगा। तो चलो देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो F बराबर क्या लगाएंगे बच्चों, F बराबर देखा था अपन ने ये वाला R इंटू 2P अपॉन सी, तो R का मान कितना है 0.7 इंटू 2P अपॉन सी प्लस फिर A इंटू P अपॉन सी, कितना है 0.3 इंटू P अपॉन सी, तो कितना बन जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 दूनी 14, मतलब 1.4 तो हो गया, और पॉइंट, ठीक है, कितना बच्चों ये 1.4 ही हो गया, और 0.3 ये कितना होगा 1.7 हो जाएगा, 1.7 P अपॉन सी, ठीक है, 1.7 P अपॉन सी यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस पे लगने वाले बल का मान क्या होता है 1.7 P अपॉन सी आ जाएगा रिजल्ट, 1.7 P अपॉन सी, ओके। चलो अब देखें इस पे थर्ड क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन समझे, यहाँ पे आपसे कह रहा हूं, यहाँ पे ये दो समांतर पृष्ठ है, ये A और B दो समांतर चादर है, दो समांतर पृष्ठ है, यहाँ इनके बीच में एक P शक्ति का अपन ने प्रकाश स्रोत रखा है, यहाँ से ये प्रकाश उससे हो रहा है लगातार A और B के बीच टक्कर करता गति कर रहा है लगातार पहले प्रकाश यहाँ गया, फिर टकराकर इधर आया, फिर यहाँ टकराकर इधर गया, फिर टकराकर इधर आया, लगातार इनके बीच में प्रकाश की टक्कर हो रही है, और कितनी टक्कर हो रही है अनंत, ठीक है, अनंत तक लगातार प्रकाश टकरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस A और B पर कितना बल लगेगा ये निकालना है। A के बारे में बोला गया है कि ये A का R कितना है, 1 है और A 0 है, मतलब 100% ये परावर्तक है, मतलब आदर्श परावर्तक है, 100% परावर्तन होता है, अवशोषण होता ही नहीं है, 0 है। और यहाँ पे A बराबर 0.5 और R बराबर 0.5 है, मतलब 50-50% होता है दोनों मान। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना आएगा मान। देखिए अब यहाँ पे इसमें देखो जानकारी दे रखी है, यहाँ पे शक्ति का मान P है, ठीक है, शक्ति का मान यहाँ पे इस जगह P है, तो इसमें जब यहाँ पे टकरा कर लौटेगा प्रकाश, तो यहाँ पे देखिए A से यहाँ पे बच्चों इसकी तीव्रता अगर मान लो I है, तीव्रता I है, तो संवेग का मान कितना होगा बच्चों, संवेग का मान यहाँ पे जैसे संवेग का मान हो जाएगा E अपॉन सी है, ठीक है, क्योंकि अपन देखते हैं जो टकरा के यहाँ से इसकी तीव्रता घट जाएगी, कितनी जाएगी 50%, क्योंकि 50% तो अवश्य हो जाएगा, तीव्रता 50% रह जाएगी, तो ऊर्जा का मान भी 50% रह जाएगा, ठीक है, जिसलिए संवेग का मान भी 50% रह जाएगा। मतलब यहाँ बच्चों इस समय इस जगह ये P है, तो यहाँ पे अगर इस पे आपतित बल का मान P अपॉन सी आ रहा है, मतलब आप इस जगह समझे क्या कहना है कि ऊर्जा का मान अगर P अपॉन सी समझ ले, इसका मान E अपॉन सी रूप में, या शक्ति मान लो, चलो शक्ति देखते हैं, इस जगह शक्ति बच्चों यहाँ पे P है, इस जगह शक्ति कितनी आपकी P,
इस जगह शक्ति P आपतित हुई, तो यहाँ पे टकरा कर जो लौटेगी तो टकरा के लौटने में शक्ति कितनी आएगी, P/2, क्योंकि 50% ही परावर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे इस पे कितनी शक्ति आपतित हुई, इस पे आपतित शक्ति कितनी बच्चों, P/2 है, P/2 आपतित हुई, तो यहाँ से टकरा के लौटेगी कितनी, P/2 ही लौटेगी। क्यों लौटेगी, क्योंकि यहाँ बच्चों इसमें 100% परावर्तन हो रहा है। फिर यहाँ से P/2 आई, इस पे P/2 आ रही है, यहाँ पे P/2 आ रही है, फिर यहाँ से परावर्तन हुआ, परावर्तन होने पे कितनी रह जाएगी, P/4। ये 50% मान परावर्तन हो पाएगा तो P/4 हो गया। फिर यहाँ पे इस जगह आपतन कितना हुआ, ये P/4 का आपतन हुआ है, टकरा कर लौटेगा भी P/4 शक्ति का प्रकाश। लेकिन फिर जब यहाँ पे आएगा, यहाँ भी क्या है, वही P/4 ही आ रहा है, भी तो क्योंकि यहाँ से वही P/4 आता है तो यहाँ पे आया, लेकिन जब यहाँ से लौटा तो कितना P/8 रहेगा। तो इस प्रकार से लगातार शक्ति इसकी B से टकराने के बाद शक्ति लगातार घटती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अब अपन यहाँ पे निकालें, पहले ए पे निकालते हैं बल का मान, ए पे निकालते हैं बच्चों बल का मान, तो कितना आएगा, Fa बराबर, देखिए Fa निकालें, ए पर नेट बल निकाल रहा हूं मैं, नेट बल Fa, तब देखिए नेट Fa निकालें, नेट Fa निकाल रहा हूं मैं, नेट Fa का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ए पर जो पहले प्रकाश टकरा रहा है उसकी शक्ति कितनी है, P/2 है, आपतित वाला प्रकाश। तो बच्चों ये जो सूत्र अपन लिखते हैं ना, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र जो अपन लिख रहे हैं, इस सूत्र की बात कर लें या इस सूत्र की, क्योंकि जो ए है, ए तो बच्चों पूर्णतः क्या है, परावर्तक, पूर्णतः परावर्तक के लिए होता है 2P/C। इसमें P क्या होता है, P होता है आपतित प्रकाश की शक्ति। P क्या है, आपतित प्रकाश की शक्ति। तो ए पर जो भी प्रथम प्रकाश आपतित हुआ है इसकी शक्ति कितनी है, P/2 है। तो लगाएंगे फॉर्मूला 2P/C, तो ट्वाइस ऑफ P/2/C लगा दिया, फिर प्लस। अब अगली बार जो यहाँ पे प्रकाश आएगा P/4 का, पहला प्रकाश तो P/2 आया था, अगला प्रकाश ए पे आ रहा है P/4 का, तो ट्वाइस ऑफ P/4/C। फिर अगला प्रकाश आएगा, उसके बाद नेक्स्ट P/8 का आएगा, ट्वाइस ऑफ P/8/C अप टू इंफिनिटी, ठीक है, अनंत तक जाएगा ये। तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या जाएगा मान, सब में से अपन P/C, यहाँ बच्चों इसमें सब में से बच्चों यहाँ पे 2P/C कॉमन, यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 काट दो, यहाँ से 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। तो सब में से अगर मैं P/C कॉमन निकाल लूं, तो P/C अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचता है, यहाँ पे यहाँ बचेगा 1 प्लस यह आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 अनंत, ठीक है। तो एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो गई, नहीं हो गई, ये हो गई अनंत गुणोत्तर श्रेणी। और तो फिर अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, A/1 - R, सिखाया था कुछ में, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग A/1 - R होता है। तो A/1 - R का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए P/C, A/1 - R, A कौन सा है, प्रथम पद है, ये लगा रहा हूं, A/1 - R, A का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कौन है यहाँ पे, 1/1 - R मतलब सेकंड पद बटा प्रथम पद। तो सेकंड पद बटा प्रथम पद करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो कितना होगा चो नीचे, 1 - 1/2 करने पे 3/2 आया, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2P/3C ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ए वाले सतह पर नेट बल कितना लग रहा है, 2P/3C। चलो बी वाले पे निकालें आप, नेट FB निकालेंगे। तो जब बी वाले पे देखें नेट बल निकाल रहा हूं, बी वाले प्रश्न पर नेट FB, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे ए और आर के मान दे रखे हैं, मतलब हमें ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस सूत्र में पी क्या होता है, आपतित शक्ति होती है। तो बच्चों पहले बी पर जो प्रथम आपतित शक्ति कितनी है, पी है, बी पर प्रथम आपतित शक्ति का मान पी है। तो यहाँ से देखेंगे क्या जाएगा मान, इसमें ये जाएगा, सूत्र लगा रहा हूं मैं, R इंटू मतलब 0.5 इंटू ट्वाइस ऑफ P/C प्लस 0.5 इंटू P/C, ठीक है, प्लस। फिर अगली बार जो शक्ति आ रही है, देखो यहाँ पे इस जगह अगला जो आपतन हो रहा है बी बिंदु, बी वाले प्रश्न पर अगला आपतन कितनी शक्ति का है, P/2 का। तो अगली बार यहाँ पे P/2 रखना है, सूत्र ही लगाना है, बस P की जगह P/2 रखना है आपको, P की जगह P/2, मतलब इस प्रकार से P की जगह P/2 का उपयोग करते हुए लेना आपको।
टी की जगह p बाई टू आप रख दिया, ठीक है। फिर कहां तक चलेगा बच्चों ये, अनंत तक। सेम इसी प्रकार से अप टू अनंत, अनंत तक चलेगा ये। तो फिर आगे p बाई टू का है, फिर अगली बार क्या रखेंगे, p बाई फोर रखेंगे, फिर अगले बार p बाई फोर आएगा, फिर p बाई एट आएगा, इस प्रकार से। अब देखिए इन सब का मान कितना बनेगा, पहले इसको सॉल्व करें। ये कितना आ रहा है 0.5 इंटू 2 करेंगे 1, मतलब 1 p अपॉन सी, और ये 0.5 p अपॉन सी, तो कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2। तो 3/2 p अपॉन सी, तो सब में से बच्चों 3/2 p अपॉन सी कॉमन ले लें, 3/2 p अपॉन सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, ये 1/2, क्योंकि p/2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना सब में, तो यहाँ पे 1/2, फिर आगे आएगा 1/4, फिर आगे आएगा 1/8। इस प्रकार से आप देख रहे हो क्या बनेगी, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग पता ही आपको क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो वही लगा दें a अपॉन 1 माइनस आर, तो 3/2 p अपॉन सी, तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना बच्चे यहाँ पे, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद तो a के अपॉन 1 माइनस आर करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 3/2, सॉरी 1/2, तो यहाँ पे 1/2, और ये 2 से 2 कट गया, 3p अपॉन सी आ जाएगा रिजल्ट, 3p अपॉन सी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 2p अपॉन सी, यहाँ पे तो आंसर आ रहा है 2p अपॉन सी, और यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर 3p अपॉन सी, 3p अपॉन सी, ये अपन निकाल लिया आंसर, ठीक है। तो पहले तो 2p अपॉन 3c, एक 3c को लिख दिया मैंने, 1 माइनस 1/2, नहीं सही करो उसको, 1 माइनस 1/2 है ना, तो यहाँ 1/2 बचेगा, 3 नहीं आएगा नीचे। यस बच्चों, करेक्शन कर लिया यहाँ पे, ये 2p अपॉन सी आएगा, 2p अपॉन सी, कि 1 माइनस 1/2 है ना, मैंने 1 प्लस 1/2 है, 1 माइनस 1/2 है, तो नीचे 1/2 बचेगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2p अपॉन सी, यहाँ आ रहा है 2p अपॉन सी, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3p अपॉन सी, ये रिजल्ट आ जाएंगे इस पे, ठीक है। तो ये तो अपन ने निकाल लिया इस पे नेट बल का मान, किस पे, मतलब ये अपन ने देख लिया किसी भी सतह पे जो विकिरण आपको होते हैं तो बल और दाब आरोपित करते हैं, तो बल का मान अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। ये अपन ने शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और जो चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, क्या है, देखिए बच्चों, तो ये बच्चों क्या कहना चाहता हूं मैं समझें। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कहा था फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है, नहीं कल पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला, कल अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला शक्ति के बारे में, शक्ति तीव्रता में संबंध क्या होता है बच्चों, I बराबर लिखा था अपन ने P अपॉन A, तो P बराबर क्या होता है I इंटू A। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम क्वेश्चन में अगर आपको विकिरण की तीव्रता दे रखी है, विकिरण की तीव्रता दे रखी है, शक्ति नहीं दे रखी, तीव्रता दे रखी है, तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं इन सभी सूत्रों में जो शक्ति आ रहा है P, इस P को रिप्लेस कर देंगे, सभी सूत्रों में जो P आ रहा है इस P को रिप्लेस कर देंगे I इंटू A से। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, सोचिए, देखिए यहाँ पे समझो, यदि आपतित विकिरण की तीव्रता I दी हो तो, ठीक है, I दी हो तो शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा I इंटू A, दी हो तो शक्ति P बराबर I इंटू A, क्योंकि I बराबर P अपॉन A, ये देखा मैंने कल लास्ट में, तो P बराबर क्या हो जाएगा I इंटू A हो जाएगा, ठीक है। P बराबर I इंटू A रखें। A क्या बच्चों यहाँ पे, A यहाँ पे अनुप्रस्थ काट है जिसपे प्रकाश लंबवत आपतित हुआ है, जहां पे जिस पिंड पे प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है उस पिंड का जो लंबवत अनुप्रस्थ काट है उस चीज को बता रहा है यहाँ पे। देखिए क्या मतलब इस चीज का, जैसे कि डायग्राम के थ्रू अपन देखें, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे पहले अपन देख रहे हैं पूर्ण परावर्तक पृष्ठ, पूर्ण औष्ठ परावर्तक पृष्ठ के लिए, या चलो पहले पूर्ण अवशोषक पृष्ठ की बात करें, पूर्ण अवशोषक के लिए, मतलब कोई पृष्ठ पूर्णतः आवश्यक है उसके लिए अगर अपन देखें, जैसे कि बच्चों यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये इस प्रकार से घन है, तो इस प्रकार से कोई घन के रूप में कोई पिंड है, घन के रूप में, ठीक है, और इस घन का जो आपको दे रखा है मान
प्रत्येक भुजा का मान L है, इस घन की प्रत्येक भुजा आपको L दे रखी है, L इसकी प्रत्येक भुजा है। तो जो यहाँ पे देखिए इस पे हम जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं, इस प्रकाश की तीव्रता I है, इस प्रकार से इस प्रकार I तीव्रता का प्रकाश यहाँ पे आपतित हुआ इस जगह सतह पर। तो इसके रास्ते में जो प्रकाश के छाया क्षेत्र बनेगा, मतलब यहाँ पे जो देखो अनुप्रस्थ काट बनेगा, लंबवत प्रकाश आपतित हुआ है, इसकी तीव्रता I है, I तीव्रता का प्रकाश आपतित हुआ है। तो रास्ते में जो छायांकित भाग है, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट आएगा वो कितना आएगा, अनुप्रस्थ काट का मान ये L² आएगा। तो यहाँ पे इस जगह अपन देखें तो देखो पूर्ण आवश्यक पृष्ठ के लिए अपन लिखा था क्या था, P बराबर सॉरी ये रहा P बराबर F बराबर P/C था, F बराबर क्या बच्चों, P/C। तो P/C में P का मान कर देंगे I इंटू A/C। अब यहाँ पे इसमें I का मान A का मान क्या जाएगा L², ये एक वर्ग है तो इसलिए L जाएगा I इंटू L², ये जाएगा मान इस पे आरोपित बल का मान। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे एक और डायग्राम देख लें इसका। ये तो अभी अपन ने क्या लिया है, वर्ग। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इस प्रकार से कोई गोलाकार पिंड लेते हैं, ये बच्चों कोई गोलाकार पिंड है, ठीक है, इसकी त्रिज्या R है और इस पे यहाँ पे वही तीव्रता I तीव्रता का प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है इस प्रकार से, I तीव्रता का प्रकाश यहाँ पे आपतित हुआ है इस पृष्ठ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें अब इस गोले पर कितना दाब आरोपित होगा, इसके लिए अपन देखें यहाँ भी तीव्रता वही आपतित हो रही I। तो जो इसका अनुप्रस्थ काट अगर अपन लें, अनुप्रस्थ काट में गोले को बीच में से काट दें, तो काट देने पर हमें एक वृत्त दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अपन किसी नींबू को बीच में से काट देते हैं, ठीक है, तो हमें एक वृत्ताकार आकृति दिखती है अनुप्रस्थ काट के रूप में। तो यहाँ पे हम देखें इसका जो अनुप्रस्थ काट आएगा वो क्या आएगा, इस पर से वृत्त के रूप में, जिसकी त्रिज्या कितनी है R। ठीक है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे R होगी, R त्रिज्या का अनुप्रस्थ काट हमें दिखेगा, त्रिज्या इसकी कितनी है R है। ठीक है, R त्रिज्या। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे A का मान क्या रखेंगे, πr²। तो F बराबर IA/C का यूज कर रहा हूं मैं, वही IA/C। तो यहाँ पे A रखेंगे πr²/C, ये रख दिया अपन ने। ठीक है, तो लंबवत आपतन वर्ता ये अपन ने निकाल लिया। अब अच्छा देखो यहाँ पे इसमें अगर पूर्ण अवशोक न होके पूर्ण परावर्तक होता तो क्या होता, देखिए पूर्ण परावर्तक, तो अपन लिखा बच्चों पूर्ण अवशोक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पूर्ण अवशोक पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये आ गया मान। अब बच्चों उसके बाद फिर पूर्ण परावर्तक के लिए अपन देखें, पूर्ण परावर्तक के लिए, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ के लिए यहाँ जो इसका मान निकालेंगे घन के लिए, तो यहाँ पे जो घन वाला मान आएगा, यहाँ जो घन वाला मान आएगा कितना है बच्चों, घन वाला मान F बराबर बच्चों क्या करना है, ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है इसका दुगना कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये लंबवत आप समझ गए हमें, यहाँ पे इस पृष्ठ पर फोटोन आ रहे हैं, लंबवत टकराकर वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, लंबवत आएंगे टकराकर उसी दिशा में, जितने ही फोटोन आएंगे सारे के सारे फोटोन टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाएंगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं लंबवत रूप से परस्पर आपतनों के वापस उस दिशा में लौट गए। ठीक है, तो उसी दिशा में लौट गए तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों, दुगने के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मान यहाँ पे डबल आएगा, तो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ IL²/C ये आ जाएगा मान, ट्वाइस ऑफ IL²/C ये आएगा मान। जबकि यहाँ पे गोले के लिए अपन देखें, ये तो घन है बच्चों, ये गोला है, तो अच्छा गोले के लिए अपन देखें, गोले के लिए जो मान आएगा यहाँ पे F बराबर I इंटू πr²/C आएगा रिजल्ट। ठीक है, पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है तो गोले के लिए मान आएगा F बराबर I πr²/C। अच्छा, आप सोचें कि आपने यहाँ तो दुगना कर दिया मान, यहाँ दुगना क्यों नहीं किया, देखिए यहाँ दुगना क्यों नहीं किया, देखिए यहाँ समझे, यहाँ बच्चों गोले पर, यहाँ पे देखिए इस जगह, यहाँ पे जो ये सतह थी, सतह पे प्रत्येक बिंदु पर, सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत आपतन हुआ था, टकराकर वापस लौट गए थे। जबकि यहाँ पे देखिए इस गोले पे जब यहाँ पे बिल्कुल मध्य बिंदु केंद्र की तरफ यहाँ टकराएंगे तो टकरा कर वापस लौट जाएंगे, लेकिन केंद्र से ऊपर टकराएंगे तो किसी एंगल पे लौटेंगे। मतलब यहाँ क्यों कहना चाहता हूं मैं, समझें, देखिए यहाँ पे आप समझे बात को, यहाँ पे जो ये फोटोन
यहाँ पे फोटोन इस जगह टकराएगा, इस जगह मध्य बिंदु के, यहाँ पे इस जगह मध्य बिंदु के यहाँ टकराएगा, तो टकराकर यहाँ से यूं लौटेगा इधर, इस दिशा में, इस दिशा में लौटेगा। लेकिन जब अगर यहाँ से किसी इस बिंदु पे टकराएगा तो यहाँ पे यूं आया, टकराकर इधर से इधर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो मतलब है कि हर अलग अलग स्थान पे अलग अलग एंगल पे टकराकर फोटोन लौटेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे आएगा इस जगह, इस टॉप बिंदु पर, तो टॉप बिंदु पे फोटोन आएगा तो सीधा निकल जाएगा, बिना किसी कॉलिजन किए सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों टॉप पे आ रहा है, सीधा निकल जाएगा। तो आप देखिए गौर से क्या कहना चाहता हूं मैं, इस बिंदु पे तो बल लगेगा अधिकतम, क्योंकि ट्वाइस के अनुसार, दुगने के अनुसार संवेग में परिवर्तन हुआ है, और इस बिंदु पे जो आया वो सीधा निकल गया बिना संवेग में परिवर्तन के। तो इस बिंदु पर आपतित फोटोन के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 2p/c, जबकि इस वाले बिंदु पे संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 0। तो औसतन संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो p/c आएगा, फिर 2p/c प्लस 0 बटा कर दो सबका 2, योग बटा 2, तो औसत संवेग में परिवर्तन तो कितना आ रहा है, औसत संवेग परिवर्तन कितना आएगा बच्चों, p/c मतलब e/c के अनुसार आएगा, e/c। तो इसलिए यहाँ पे जो बल का मान बनता है इसमें दूना नहीं करना पड़ता। जबकि यहाँ तो देखिए जितने भी पार्टिकल आएंगे सारे के सारे लंबत आगे वापस लौटेंगे, सारे के सारे पार्टिकल, हर फोटोन का संवेग परिवर्तन 2p/c आ रहा है, तो औसत निकालोगे तो 2p/c आएगा। बट यहाँ पे इस जगह हर अलग अलग फोटोन का संवेग परिवर्तन अलग अलग आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करते। तो आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। गोले वाला मान यहाँ पे 2 से गुणा नहीं किया था, ठीक है। अब जो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, निम्न दोनों आदर्श अवशोषकों पर बल का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें। इसमें मैं निकालना है बल का मान कितना लगेगा, F का मान। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ये प्रकाश दोनों कैसे आदर्श अवशोषक, अवशोषक में कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से जो यहाँ पे छायांकित पृष्ठ बनना, जो अनुप्रस्थ काट बन रहा है। अच्छा अनुप्रस्थ काट कैसे पहचाने, अनुप्रस्थ काट क्या बनेगा, तो करना कुछ भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए इस जगह पिंड है, यहाँ प्रकाश आपको हो रहा है, यूं मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ एक दीवार है, यहाँ पे टॉर्च से अपन लाइट डालेंगे तो दीवार पे जैसी छाया बनेगी, जिस आकृति की छाया बनेगी बस उसका क्षेत्रफल निकाल लो, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो एक घन है, यहाँ इधर साइड में दीवार, यूं खड़ी दीवार है, इस तरह से, इस तरह की दीवार है, यूं दीवार मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्च से लाइट डालेंगे इस पे, तो यहाँ पे दीवार पे छाया कैसी बनेगी, वर्ग के रूप में, तो वर्ग का एरिया लो। ऐसे यहाँ पे गोल है, यहाँ पे दीवार रखी, यहाँ पे टॉर्च से अपन इसमें प्रकाश डालेंगे तो छाया कैसी बनेगी, वर्ताकार, वर्ताकार छाया बनेगी, तो वर्त का एरिया लिया πr², ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे इसमें देखें, इस वाले डायग्राम में, इसमें यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस पे प्रकाश आपतित करेंगे तो यहाँ पे सामने अगर दीवार है तो दीवार पे छाया कैसी बनेगी, तो हम देखें इसके लिए छाया बनेगी अर्धवर्त के रूप में, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका आएगा अनुप्रस्थ काट अर्धवर्ताकार। तो यहाँ पे हमें एरिया क्या लेना पड़ेगा, πr²/2 लेना पड़ेगा, एरिया πr²/2 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर और पूर्ण अवशोषक है तो क्या लगाना है सूत्र, IA/c, तो F बराबर IA/c का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे ए कितना बच्चों, अर्धवृत्त का एरिया, तरीका समझा दिया। इधर सोचो दीवार है, यहाँ से टॉर्च से अपन लाइट डाल रहे हैं तो दीवार पे आकृति कैसी बनेगी, अर्धवृत्त के रूप में, तो हमें अर्धवृत्त का एरिया लेना है, कितना लेना है, πr²/2 लेना है एरिया। तो I × πr²/2 बटे में c हो गया। ऐसे ही इसके लिए अपन देखें क्या हो जाएगा मान, यहाँ भी वही तरीका, यहाँ पे बच्चों ये घन है, यहाँ से मैं टॉर्च डाल के लाइट डाल रहा हूँ उस पे, तो सामने दीवार पर जो आकृति बनेगी त्रिभुज के रूप में आएगी, मतलब इस प्रकार से आएगा अनुप्रस्थ काट। देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगी दीवार पे इस त्रिभुज के रूप में, इस त्रिभुज के रूप में आकृति बनेगी, जिसका आधार तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2r, मतलब यहां से लेकर यहां तक का व्यास है ये पूरा बनेगा आधार 2r, और ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 2r, फिर इंटू ऊंचाई कितनी है h, तो 1/2 से 2r का 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल h × r, क्षेत्रफल आएगा जो h × r। तो यहाँ पे F बराबर IA/c लगाएंगे, तो यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे, h × r रखेंगे, ठीक है, h × r ये रख के अपन निकाल लेंगे। इस प्रकार से
ये आंसर आ जाएंगे इस पे। तो यहाँ पे इस पे लगने वाले बल का मान ये आ गया, इस पे लगने वाले बल का मान ये आ गया। तो कुछ नहीं करना, आपको अनुप्रस्थ काट निकाल कर सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में? अब चलो प्रकाश विकिरण के दो इंपॉर्टेंट गुण अपन देखें। देखिए प्रकाश विकिरण के दो इंपॉर्टेंट गुण, प्रकाश विकिरण के दो इंपॉर्टेंट गुण। तो चलो देखिए विकिरण में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी आवर्ती और एक उसकी तीव्रता। ठीक है, आवर्ती और तीव्रता। आवर्ती का संबंध क्या होता है बच्चों? ऊर्जा पैकेट के ऊर्जा से, ऊर्जा पैकेट की ऊर्जा से होता है, मतलब फोटोन की ऊर्जा से होता है आवर्ती का संबंध। और तीव्रता का संबंध होता है मेनली इनकी संख्या से, कितने फोटोन्स सतह पर आपतित हो रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्या मतलब इसका? देखिए पहली प्रॉपर्टी अपन बात करें यहाँ पे, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें आवृत्ति की। आवृत्ति न्यू। तो आवृत्ति का संबंध किससे बच्चों? प्रकाश फोटोन की ऊर्जा से है। मतलब अगर अपन आवृत्ति को इंक्रीज करें, यदि आवृत्ति का मान आप इंक्रीज करोगे, आवृत्ति इंक्रीज या यूं बोलते हैं तरंग दैर्ध्य को डिक्रीज करें, बात एक ही है। आवृत्ति इंक्रीज या लैम्डा को डिक्रीज किया जाए तो बच्चों उस केस में क्या होगा? यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ईपीएच का मान बढ़ेगा, परंतु संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो बच्चों फोटॉन्स की संख्या है, जिसे हम बोले एन फोटॉन्स, मतलब फोटॉन्स की संख्या क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो जो अगर हम यहाँ पे आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाते हैं, जो स्रोत उसकी आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, परंतु जो फोटोन की जो संख्या थी वो अपरिवर्तित है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सेकंड पॉइंट जो है वो बताता है तीव्रता को, इंटेंसिटी को, आई को, इंटेंसिटी आई। यहां बच्चों क्या होता है? अगर अपन इंटेंसिटी का मान बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का संबंध किससे? फोटोनों की संख्या से। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? एन फोटॉन्स का मान क्या होता है? इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईपीएच बराबर क्या है? एच न्यू बराबर क्या है? तो अपरिवर्तित, क्योंकि हमने आवृत्ति को चेंज किया नहीं, आवृत्ति वही है, इसलिए फोटोन की ऊर्जा भी अपरिवर्तित रहेगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है, आगे क्वेश्चन में कई काम आता है। तीव्रता दुगनी कर दें तो फोटोन की ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, या आवृत्ति दुगनी कर दें तो तीव्रता पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे हमें ये चीज हमें याद रखनी है कि किसका किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अपन देख रहे प्रकाश के दो इंपॉर्टेंट गुण अपन ने समझ लिए, बात पहले पड़ी। तो बच्चों देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई प्रकाश स्त्रोत है, प्रकाश स्त्रोत है, लगातार यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें समझना, यहाँ से बच्चों जैसे कि आपसे कहा कि यहाँ की हमने ये स्थान पे कोई एक वस्तु रखी, तो आपसे कहा इस वस्तु पर, इस प्रकाश स्त्रोत के कारण इस वस्तु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई है और आने वाले फोटोन की ऊर्जा ईपीएच है। ठीक है, अब अगर हमने ये बिंदुवत स्त्रोत था, अब हमने यहाँ पे इसकी दूरी दुगनी कर दी, इसकी दूरी दुगनी कर दी, तो अब आपसे कहा जाए बताइए अब इस स्थान पे स्त्रोत तो वही है, यहाँ पे जो पृष्ठ था कोई धातु का टुकड़ा था, यहाँ रख दिया अपन दूरी दूरी पे। अब कहा जाए कि इस स्थान पे बताइए प्रकाश की तीव्रता पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दूरी हमने दुगनी कर दी है, तो प्रकाश की तीव्रता कितनी जाएगी? 1/4, क्योंकि हम जानते हैं आई समानुपाती क्या होता है? 1/d²। अगर ये गोलीय या बिंदुवत स्त्रोत होता है तो हमने यहाँ पे दूरी पहले यहाँ था, यहाँ उठा के रख दिया, तो इस स्थान पे प्रकाश की तीव्रता अर्थात आने वाले फोटोन्स की संख्या 1/4 हो जाएगी। परंतु फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, जिस ऊर्जा का फोटोन यहाँ पे गिरा था उतनी ही ऊर्जा का फोटोन यहाँ भी गिरेगा। मतलब क्या मतलब है कि अगर आप स्त्रोत से दूर जा रहे हो, प्रकाश स्त्रोत से दूर जाते जा रहे हो, तो आपको तीव्रता जो महसूस होगी आपके स्थान पे जहां पे आपकी स्थिति है, तीव्रता लगातार घटती जाएगी, परंतु उस स्थान पे आने वाले फोटोन की ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी ऊर्जा का फोटोन यहाँ पे आ रहा था प्रकाश के कारण, उतनी ऊर्जा का फोटोन यहाँ भी आएगा। ठीक, उतनी ऊर्जा का फोटोन यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो बल्ब लाल रंग का बल्ब है, तो इससे लाल प्रकाश निकलेगा, लाल फोटोन निकलेंगे, तो आप यहाँ से देखोगे तो भी आपको बल्ब लाल दिखेगा, अर्थात आपकी आंखों में लाल फोटोन आते दिखेंगे। आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो भी आपको अपनी आंखों में लाल फोटोन आते हुए दिखेंगे, अर्थात यहाँ से आपको
आवृत्ति का मान लाल रंग वाला दिख रहा है, तो यहां भी आपको आवृत्ति का मान लाल रंग वाला ही दिखेगा, अर्थात फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी लेकिन तीव्रता घटती जाएगी। ठीक है, ये चीज अपन देख ली। तो यहां तक तो मैंने फोटोन के कुछ गुण देखे। अब यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कार्यफलन, उसको देखें क्या होता है कार्यफलन, क्या चीज है कार्यफलन, पहले इसको समझते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज अपन कार्यफलन के बारे में पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए कार्यफलन क्या चीज होती है, इसको देखें। कार्यफलन वर्क फंक्शन कार्यफलन। तो जो कार्यफलन को हम यहाँ पे फाई नोट से डिनोट करते हैं, फाई नोट इस प्रकार से। क्या है कार्यफलन, तो जो किसी की धातु से, जैसे अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखेंगे, प्रकाश प्रवाह में कोई धातु है, इस पे फोटोन गिराए जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जो इस सतह से, ये जो धातु का पृष्ठ है, इस सतह से हमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है, तो सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे इस पे फोटोन गिरा है, तो फोटोन गिराने पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, क्यों निकलेगा, फोटोन की ऊर्जा कारण, कि फोटोन यहाँ टकराएगा, अपनी पूरी ऊर्जा इस धातु को दे देगा, धातु के परमाणु को। तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि इसका जो कार्यफलन है, इसकी तुलना में आने वाले फोटोन के पास ऊर्जा कम है या ज्यादा है। क्योंकि कार्यफलन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, और आने वाले फोटोन की ऊर्जा का मान इस कार्यफलन से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर कम हुआ तो नहीं निकल पाएगा। क्या हम कार्यफलन किसे कहते हैं बच्चों, देखिए कार्यफलन धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, को हम कार्यफलन कहते हैं, को फाई नोट कहते हैं। ठीक, को उस पृष्ठ का फाई नोट कहते हैं, उस पृष्ठ का फाई नोट कहते हैं। ठीक है, यहाँ उस धातु का फाई नोट कहते हैं, अपन देख लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अब आने वाले प्रकाश की जो आवृत्ति है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह से बाहर निकलेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूनतम संभव आवृत्ति, मतलब न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, या कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा, फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, उस आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, न्यू नॉट से निरूपित करते हैं। क्या मतलब बच्चों, देखिए जितना ज्यादा इसका कार्यफलन होगा, आने वाले फोटोन की आवृत्ति उतनी ज्यादा हमें लेनी पड़ेगी, और कम कार्यफलन होगा तो कम आवृत्ति से भी, मतलब कम ऊर्जा के फोटोन से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति या कहते हैं आवश्यक आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आपतित विकिरण की हेतु आपतित विकिरण या कहते हैं प्रकाश विकिरण, आपतित प्रकाश विकिरण की न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति, न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति न्यू नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति का मान, इस देहली आवृत्ति का मान बच्चों कार्यफलन के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा कार्यफलन होगा, आवश्यक देहली आवृत्ति भी उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, आवश्यक आवृत्ति भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यही कहते हैं कि फाई नॉट का मान समानुपाती क्या होता है, देहली आवृत्ति, बात एक ही है। तो फाई नॉट समानुपाती न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो एक कौन सा लगाते हैं, तो हम लिखते हैं फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, क्या इसको लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट,
फाई नॉट बराबर hc अपॉन लैम्डा नॉट, ये लिखते हैं इसको। यहाँ बच्चों न्यू नॉट तो क्या है, देहली आवर्ती, और जो लैम्डा नॉट है, ठीक है, यहाँ बच्चों लैम्डा नॉट क्या बता रहा है, देहली तरंग दैर्ध्य को, या लैम्डा नॉट जो है इसे बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, देहली क्या बच्चों लैम्डा नॉट, देहली तरंग दैर्ध्य, लैम्डा नॉट यहाँ पे देहली तरंग दैर्ध्य बता रहा है, देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से हम इसको 1 to 4 भी कर सकते हैं, हम लिखते हैं फाई नॉट बराबर, ये तो बच्चों अगर देखो सारे मान आप SI पद्धति में रखोगे तो फाई नॉट का मान किस में आएगा, जूल में, क्योंकि ये ऊर्जा है ये, ठीक है। फाई नॉट क्या चाहिए बच्चों, ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, फाई नॉट क्या है, ऊर्जा है, तो इसका मात्रक जूल में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट 1 to 4 करें, 12400 लैम्डा नॉट, तो जो लैम्डा नॉट को अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो डायरेक्ट फाई नॉट का मान जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अपन 1 to 4 कर सकते हैं अभी, ठीक है, ये चीज अपन देखा। तो चलो देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर आपको सतह से उत्सर्जित करना है, समझ आ गया मैं, इलेक्ट्रॉन को सतह से उत्सर्जित करना है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस मान से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन सतह से निकल पाएगा। या यूं कह दें कि देहली तरंग दैर्ध्य का मान, लैम्डा नॉट का मान ग्रेटर देन इक्वल टू देहली तरंग, मतलब देखो दोबारा समझो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो क्या होनी चाहिए, न्यू नॉट से ग्रेटर या इक्वल, मतलब न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मान, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान देहली तरंग दैर्ध्य से बराबर या ज्यादा होना चाहिए, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पे दोबारा सुन लो, देहली आवृत्ति, दोबारा समझो, देहली आवृत्ति की तुलना में तो आप प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए ग्रेटर देन, मतलब चलो समझा दूं आपको, देखिए होना चाहिए न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन होगा, और तरंग दैर्ध्य लेस लेनी पड़ेगी, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य समानुपाती क्या होती है, 1/μ, क्योंकि लैम्डा बराबर ये होता है बच्चों c/μ होता है, कि c बराबर न्यू इंटू लैम्डा, c बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ से ये लैम्डा समानुपाती क्या आ गया, 1/μ। तो अगर बच्चों आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या आएगी, छोटी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, सुनना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट एंड लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब यहाँ बच्चों इसमें यहां से अपन देख रहे हैं क्या मतलब, देखिए अब यहाँ पे जो कार्यफलन के एक दो गुण है उसको अपन समझे, कार्यफलन हमें क्या बताना चाहता है, देखिए समझो, स्टार पॉइंट ग्रुप में अपन देखें जो फाई नॉट है, कार्यफलन, कार्यफलन बच्चों किसका गुण है, पृष्ठ का, धातु के पृष्ठ का गुण है, ये प्रकाश का गुण नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पृष्ठ की, ठीक है, जो कि दिए गए पृष्ठ के लिए निश्चित होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं फाई नॉट जो है ये पृष्ठ का गुण है, पृष्ठ का गुण है, ना कि आपतित प्रकाश का, ना कि आपतित प्रकाश का। जो फाई नॉट किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, पृष्ठ की प्रॉपर्टी है, ना कि आपतित प्रकाश की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, जो फाई नॉट का मान है ये टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब फाई नॉट समानुपाती 1/1 में पृष्ठ का ताप, पृष्ठ का ताप कैपिटल T। क्या मतलब इसका समझाता हूं अभी, देखिए पहले यहाँ पे फाई नॉट का मान अगर अपन T के साथ ग्राफ बनाए तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा, ये क्यों, ऐसा क्यों है बच्चों, यहाँ पे पृष्ठ के ताप के व्युत्क्रमानुपाती क्यों आ रहा है, क्या आप देखिए, हम यहाँ पे कार्यफलन क्या कह रहे हैं, ये धातु है, यहाँ पे फोटोन गिरा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आवश्यक ऊर्जा को फाई नॉट। अब बच्चों अगर आपने इस सतह का टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया इसको, तो गर्म करने पे यहाँ पे क्या होगा कि इस पृष्ठ को कुछ ऊर्जा तो कहां से मिल जाएगी, कहां से मिल जाएगी बच्चों, टेम्परेचर से। जैसे मान लो बच्चों अभी यहाँ से इस सतह पे हम फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हमें आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने इसको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसको कुछ ऊर्जा कहां से मिल गई, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल गई इसको टेम्परेचर से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको टेम्परेचर से मिल गई। अब मुझे यहाँ पे बाहर से जो फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितनी ऊर्जा चाहिए एक्स्ट्रा, केवल अब 8, फिर 2 तो कहां से मिल गई, टेम्परेचर से। अब बाहर से फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी चाहिए होगी, केवल 8 चाहिए होगी, अर्थात
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस सतह से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए अब आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए, केवल 8 चाहिए, तो 2 तो उसको पृष्ठ के टेम्परेचर से ही मिल गई है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा जो देनी पड़ेगी उसका मान घटता जाएगा, ठीक है। तो फाई नॉट समानुपाती क्या होता है, पृष्ठ का टेम्परेचर कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ जो फाई नॉट है, सोचो फाई नॉट जो है एक तरह से सतह पर अगर कोई अशुद्धि पड़ी है, मान लो कोई पृष्ठ है, इस पे आपने कोई ऑयल की परत बना दी, ठीक है, कोई तेल से कोई कपड़ा गीला किया, तेल से उसको अपन ने इस पे पॉलिश कर दी, तो इस पे परत पे अगर आपने ऑयल की पॉलिश कर दी है या कोई अशुद्धि रखी है या मैल है इस पृष्ठ पे, अब हम यहाँ से फोटोन गिराएंगे, तो फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकलने में तकलीफ होगी, क्योंकि ऊपर उसके परत बन चुकी है ऑयल की या किसी अशुद्धि की, तो अब उसको पार करने में इलेक्ट्रॉन को उस अशुद्धि की परत को पार करके बाहर निकलने में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में अब हमें ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्यफलन फाई नॉट समानुपाती क्या होता है बच्चों, पृष्ठ पर उपस्थित अशुद्धि या मैल, पृष्ठ पर उपस्थित अशुद्धि या मैल, तो पृष्ठ पे कोई मैल या अशुद्धि उपस्थित होगी तो उससे कार्यफलन का मान क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब देखें, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, देखो बच्चों जिस पृष्ठ से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वो हमारे लिए बेस्ट सतह होती है, अतः उसे बोलते हैं बच्चों उत्तम प्रकाश संवेदी सतह, ठीक है। तो बेस्ट प्रकाश संवेदी सतह एक तो होती है सीजियम और एक होती है सोडियम, ठीक है। सबसे बेस्ट तो सीजियम है, सेकंड नंबर पे अपन सोडियम बोल सकते हैं। देखिए बेस्ट प्रकाश संवेदी मतलब फोटो सेंसिटिव, प्रकाश संवेदनशील या संवेदी सतह, प्रकाश संवेदी सतह या कहते हैं संवेदनशील लिखते हैं, संवेदनशील, बेस्ट प्रकाश संवेदनशील जो पदार्थ है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एक तो सीजियम और एक होता है सोडियम, सीजियम एंड सोडियम। तो जो सीजियम का जो कार्यफलन है, सीजियम का कार्यफलन होता है 2.14 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीजियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है। और सोडियम जो है, सोडियम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है वो होती है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखते हैं इन दोनों में से भी सबसे बेस्ट कौन सी होगी, सीजियम, क्योंकि कम ऊर्जा से आवश्यक फोटोन की ऊर्जा केवल 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इससे आराम से निकल जाएगा। अर्थात इसका कार्यफलन ये हो गया, इसका कार्यफलन ये है, ठीक है। सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का कार्यफलन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज अपन देखी, ठीक है। अब उसके बाद तो ये तो बने कार्यफलन के बारे में पढ़ा। अब देखो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अभी हमने कहा फोटोन सतह पे गिराएंगे उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं, एक तो फोटोन की सहायता से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिसकी सतह से अपन जिसके द्वारा सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकें, उन्हें बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। क्या क्या होती हैं, देखिए यहां से हम देखें, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां क्या है, मेनली 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट विधि तो जो हम बोलते हैं वही प्रकाश उत्सर्जन, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला तो बच्चों फर्स्ट विधि है प्रकाश उत्सर्जन, फोटो इमिशन, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन विधि में क्या होता है बच्चों, फोटोन के द्वारा, ठीक है, आपतित फोटोन के द्वारा हम अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, आपतित फोटोन द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड विधि,
सेकंड विधि हम बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन क्या बच्चों, अगर अपन किसी धातु गर्म करें, किसी धातु गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म कर दें, तो गर्म करने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही उत्सर्जित होने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी धातु गर्म करेंगे तो अर्थात उसको थर्मल एनर्जी देंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन के परमाणु, मतलब जो पदार्थ के परमाणु वो एक्साइट हो जाएंगे और अपनी सतह और अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। उसे बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन, मतलब गर्म करने पर। ठीक है, तो हम कहते हैं पृष्ठ को गर्म करने पर, पृष्ठ को गर्म करने पर, गर्म करने पर मतलब ऊष्मा देने पर, ठीक है, पृष्ठ को ऊष्मा देने पर, मतलब गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, इसे बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। बात पहले पड़ी, जैसे कि अपन ने बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन के अंदर भी देखा था, याद है जो अपन ने डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गन में अपन ने क्या किया बच्चों, जब फिलामेंट है, फिलामेंट धारा प्रवाहित की थी, तो धारा प्रवाहित करने में फिलामेंट गर्म हो जाता है और फिलामेंट से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसे बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन। और जो तापायनिक उत्सर्जन दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं, जैसे फिलामेंट को आपने धारा प्रवाहित की, फिलामेंट में धारा प्रवाहित की, फिलामेंट से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष उत्सर्जन, मतलब डायरेक्ट इमिशन। ठीक है, और अगर बच्चों मान लीजिए उस फिलामेंट की सहायता से आपने किसी अन्य वस्तु को गर्म किया, जैसे उस फिलामेंट के आगे आपने पतली धातु की प्लेट रख दी, पतली धातु की प्लेट रख दी तो फिलामेंट गर्म होगा, उस गर्मी से धातु की प्लेट गर्म होगी, फिलामेंट से धातु की प्लेट गर्म होगी, फिर धातु की प्लेट से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इमिशन। ठीक है, और अगर उस फिलामेंट की गर्मी से आपने प्लेट को गर्म किया, पास में रखी प्लेट को, और उस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकले उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष उत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद फिर तापायनिक उत्सर्जन थर्ड होता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है, देखो अब यदि अगर धातु की प्लेट पर अगर अपन उच्च विद्युत क्षेत्र लगाएं, धातु की प्लेट पर अगर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाएं, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई प्लेट है, ये कोई बच्चों प्लेट है, धातु की प्लेट, आपने इस पे लगा दिया उच्च विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, ये आपने उच्च विद्युत क्षेत्र लगा दिया, प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र आप लगा दिया, प्रबल विद्युत क्षेत्र, तो हम जानते हैं अंदर जहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इन धातु सतह में इलेक्ट्रॉन बल का लग गया विपरीत दिशा में, तब यहाँ पे F लग गया, F बराबर E, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बल का लगता है, सतह इलेक्ट्रॉन बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे उच्च बल लगेगा, उच्च बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन। मतलब कह सकते हैं प्रबल, प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण, क्या कहते हैं, आरोपित प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, आरोपित प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण, आरोपित प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर EE द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां अपन ने देखी। ठीक है, ये होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे आज के लिए खरीदता वो थे, कल अपन यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रकाश उत्सर्जन के बारे में, मतलब फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कल अपन पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, ओके, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।